Hello dear students, my name is Darshan Poddar. Welcome you all to EduFlame. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री के बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम कंटेंट जो है इस चैप्टर का वो एनसीईआरटी के बुक से कवर किया गया है और साथ साथ जो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस जो आपको साइड बुक्स में अवेलेबल होती है वो भी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप बहुत सी नई बातें सीख चुके होंगे। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे ही हिस्ट्री का नाम आता है आपके दिमाग में सबसे पहला चीज जो आता है वो ये है कि डेट्स, बहुत सारे डेट्स, और ये आपको हिस्ट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो सवाल उठता है कि हिस्ट्री में आफ्टर ऑल ये डेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, दरअसल हिस्ट्री बदलाव के बारे में है, बदलाव जो समय के साथ हुए हैं, बदलाव इन द सेंस कि पास्ट में चीजें किस प्रकार हुआ करती थी और आज के समय में मीन्स काफी जब बदलाव हो चुका है तो वो चीजें आज किस प्रकार हुआ करती हैं। तो इन बदलाव के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यही तो हिस्ट्री है। और अगर इन बदलावों को सही तरीके से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा जाए तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप जान पाते हैं कि पास्ट में लोग अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे, कैसे लोगों का रहने का तरीका हुआ करता था, लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए क्या काम किया करते थे, किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, किस प्रकार से नई नई चीजों के आविष्कार हुए। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और तब समझते हैं कि किस प्रकार चीजें बदली है। जैसे ही हम लोग बदलाव की बात करते हैं तो हम लोग समय को कंपेयर करते हैं, आज के समय को पास्ट के समय से कंपेयर करते हैं। हम लोग कंपेयर करते हैं कि बिफोर में चीजें कैसी थी, मीन्स पास्ट में चीजें कैसी थी, और आफ्टर मीन्स प्रेजेंट में चीजें कैसी है। देखिए, हिस्ट्री की जब बात आती है तो डेट्स तो ऑब्वियस है कि आता ही है, लेकिन कोई भी डेट हिस्ट्री में कैसे इंपॉर्टेंट होता है? क्या कोई भी डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है? नहीं, उस साल में हुए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स उस डेट को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब जैसे मैं आपको एक ईयर बोलूं अभी 1757, तो ये ईयर सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि बैटल ऑफ प्लेसी, और कुछ नहीं आता है, सिर्फ बैटल ऑफ प्लेसी स्ट्राइक करता है आपके माइंड में। ऐसा क्यों? क्या इस साल में और कुछ नहीं हुआ? जरूर, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इस साल का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था बैटल ऑफ प्लेसी, जिसने इस साल को हिस्ट्री में काफी रिमार्केबल बना दिया। मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि हिस्ट्री में कोई भी ईयर अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उस साल में हुए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट उस साल को इंपॉर्टेंट बना देते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हिस्ट्री को चैप्टर्स में डिवाइड क्यों किया गया है। अब जैसे आप अपने बुक को देखोगे 10, 12, 15 चैप्टर्स वहां होते हैं, तो हिस्ट्री को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको चैप्टर्स में क्यों डिवाइड किया गया है? देखिए, चैप्टर्स में डिवाइड करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हर चैप्टर का आपस में कुछ मेल दिखाया जाए, आप चीजों को सही तरीके से समझ पाएं, हर चैप्टर का अपना एक खास मतलब हो और वो चैप्टर आपको पर्टिकुलरली किसी एक चीज के बारे में समझा सके कि पास्ट में किसी एक समय में कोई चीज किस प्रकार हुआ करती थी। और साथ साथ हिस्ट्री में चैप्टर्स को इसलिए भी डिवाइड करते हैं ताकि आपको एक फ्रेम में सारा चीज समझ आ सके और हम लोग कहानी को एक सही आकार दे सकें। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूं और इस कहानी में मैं आपको सबसे पहले 5 साल पहले की कहानी सुनाऊं, फिर उसके बाद मैं आपको 2 दिन पहले की कहानी सुनाऊं, फिर उसके बाद मैं आपको 10 साल पहले की कहानी सुनाऊं, फिर मैं आपको 1 साल बाद की कहानी, 1 साल पहले की कहानी सुनाऊं। इस तरह से अगर मैं आपको कहानी सुनाता हूं, कहीं से भी कोई डेट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन किए बिना अगर मैं आपको कहानी सुनाता हूं तो आपको ये कहानी समझने में काफी प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज सीरीज में नहीं चल रहा है, कोई भी चीज एक गिवन टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं चल रहा है, हम लोग टाइम को ओवरलीप करते जा रहे हैं। तो हिस्ट्री आपको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जो पहले की चीजें हैं वो आपको पहले समझा दी जाए, फिर उसके बाद मीन्स बदलाव होते होते फिर आगे वो चीजें किस प्रकार बढ़ी, ये सारा चीज हम लोग समझ पाए
इसलिए हिस्ट्री को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला चीज आता है कि हम लोग हिस्ट्री को पीरियोडाइज कैसे करें। देखिए, आपने हिस्ट्री के पीरियोडाइजेशन में आपने पढ़ा है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री हैं जिसमें हमारा इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड है। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। मिडाइवल हिस्ट्री आपने क्लास 7 में पढ़ा था और मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री आप क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री के पीरियोडाइजेशन के मामले में 1817 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने एक लंबा चौड़ा 3 बुक्स का सीरीज जारी किया था जिसका नाम दिया था इन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, ये आपको काफी ज्यादा ब्रिटेन के समर्थक थे और इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया और डिवाइड करने का जो इनका पैटर्न था वो रिलीजन के अकॉर्डिंग था। इन्होंने जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसको हिंदू पीरियड बताया, जो मिडाइवल पीरियड है इसको मुस्लिम पीरियड बताया और फिर जो इसके बाद का पीरियड है उसको ब्रिटिश पीरियड बताया। ये दरअसल ऐसा मानते थे कि एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं ये आपको काफी ज्यादा बैकवर्ड हैं और अगर यहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए तो ब्रिटेन का होना यहाँ बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बहुत बड़े ब्रिटिश के समर्थक थे तो इन्होंने काफी ज्यादा चीजों को उस तरह से लिखा है जहां उन्होंने ब्रिटिश को बहुत ज्यादा सुपीरियर बताया है और ऐसा बताया है कि अगर इंडिया का सही मायने में कोई ग्रोथ कर सकता था तो वो ब्रिटिश ही हैं। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो रिलीजन बेस्ड है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इस क्लासिफिकेशन के आधार पे क्या हिस्ट्री को देखना ये उचित होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में भी, एंशिएंट हिस्ट्री में भी कई राजा जो हुआ करते थे वो आपको अलग अलग धर्मों से बिलोंग किया करते थे और सब साथ में मिलकर रहा करते थे। लेकिन इनकी जो क्लासिफिकेशन है कंप्लीटली रिलीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन है जहां हर बार किसी एक रिलीजन को डोमिनेट करके दिखाया गया था। तो इस पीरियड से हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कुछ सही नहीं लग रहा। तो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अलग हटके जो हिस्टोरियंस थे इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 अलग पीरियड्स में क्लासिफाई किया, जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो पीरियड है क्लासिफिकेशन का, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये भी दरअसल ब्रिटिश से ही लिया गया है। दरअसल हुआ क्या कि ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी के बाद से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, कई सारे मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शुरू हो गए। तो इन चीजों के साथ साथ ब्रिटेन में एक मॉडर्नाइजेशन का पीरियड शुरू हुआ। लेकिन अगर वही सेम पीरियड ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ भी ले लें तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। उल्टा हुआ क्या कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश का गुलाम बन के रह गया। तो इस पीरियड को, इस तरह के क्लासिफिकेशन को भी एक्सेप्ट कर पाना काफी टफ था, लेकिन चूंकि हिस्टोरियंस ने इसी तरह से क्लासिफाई किया है तो हम लोग अभी इसी को मान के आगे बढ़ते हैं। देखिए, हुआ क्या कि मुगल पीरियड तक इंडिया मुगल्स के हाथों में था। इसके बाद धीरे धीरे ब्रिटेन ने इंडिया में पांव पसारना शुरू किया, वो यहाँ ट्रेड करते चले गए। फिर जैसे जैसे उन्हें लगा कि उनके खर्चों को आपूर्ति के लिए उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो उन्होंने यहाँ के लोकल फार्मर्स से दीवानी राइट्स, यहाँ के राजाओं से दीवानी राइट्स ले लिए। फिर वो किसानों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे और उनको अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे इंडिया को अपना एक गुलाम बना लिया। इंडिया के इकोनॉमिक स्तर पे, इंडिया के पॉलिटिकल स्तर पे, कल्चरल स्तर पे, हर तरह से इंडिया को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इन्होंने किया क्या कि अपना ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ स्थापित किया। यहाँ के जितने भी लोकल राजा, जितने भी लोकल नवाब्स हुआ करते थे, इनको इन्होंने बंदी बना लिया या इनको इन्होंने अपने पोजीशन से हटा दिया, उनको राजा के पद से हटा दिया। वहाँ पे अपने या तो पपेट नवाब बैठा दिए या फिर वहाँ पे ये खुद राज करने लगा करते थे।
सारा टैक्स कलेक्शन का भी राइट इन्होंने ले लिया। जितने भी इंडियंस से टैक्स कलेक्ट किए जाते थे वो ना तो इंडियंस के वेलफेयर के लिए यूज होते थे और ना ही किसी और काम के लिए, ना ही वो भारतीय राजकोष में जाते थे या राजा के राजकोष में नहीं जाते थे। ये सब ब्रिटिश सरकार अपने खर्चों को आपूर्ति करने के लिए इस्तेमाल करने लग गए। यहां तक कि प्रोडक्शन जो क्रॉप का होता था वो भी ब्रिटिश सरकार की मनमर्जी के अनुसार ही हुआ करता था। वही अनाज उगाने की आज़ादी थी जो ब्रिटिश सरकार को चाहिए होती थी, जो ब्रिटिशर्स को चाहिए होती थी एक्सपोर्ट करने के लिए। कोई किसी तरह की इक्वालिटी नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं था। लोग बंदी बनकर रहा करते थे, लोगों पर जबरदस्ती जाति की जाती थी और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत अपना शासन चला रही थी भारत में। तो इसी तरह से जब कोई कंट्री किसी एक दूसरे कंट्री को पॉलिटिकल स्तर पर, इकोनॉमिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या कल्चरल स्तर पर अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को इतना मैनिपुलेट करने लगती है, अपने हिसाब से चलाने लगती है, तो इसी को कहा जाता है कॉलोनाइजेशन। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते थे कि इंडिया जो था वो एक ब्रिटेन की कॉलोनी बनके रह गया था। बढ़ते हैं आगे। अब जो है ये 250 सालों की इंडियन हिस्ट्री है। जो मॉडर्न पीरियड है ये लगभग आपको 250 साल का इतिहास है। तो इस इतिहास के बारे में हम लोग को पता कहाँ से चलता है? अब 250 साल पुराने या 250 साल की आयु वाला कोई इंसान आज के समय में जिंदा तो है नहीं जो हमें उस समय की कहानी को बता सकता है। तो इस पीरियड के बारे में हम लोग जानते कहाँ से हैं? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश सरकार रिटन रिकॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी। तो जैसे ही कोई भी मीटिंग होती थी या कोई भी डिसीजन लिया जाता था या कोई भी ऑर्डर पास किया जाता था तो ब्रिटिश सरकार उसके लिए रिटन रिकॉर्ड्स तैयार करती थी और फिर उन रिकॉर्ड्स को बहुत संरक्षित करके म्यूजियम्स या आर्काइव्स में रखा जाता था। और आज के समय में जब हम लोग उन रिकॉर्ड्स या आर्काइव्स को देखते हैं तो हम लोग उस पीरियड के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास इस मॉडर्न पीरियड को जानने का। अगला जो सोर्स है वो है सर्वे। देखिए, ब्रिटिश सरकार ऐसा मानती थी कि किसी भी जगह पर हुकूमत करने से पहले जो सबसे जरूरी काम है वो ये है कि हम लोग उस जगह को अच्छे से जानें और तब जाकर उस पर राज करें। तो जगह को जानने के लिए, मतलब भारत को जानने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई सारे सर्वेज करवाए, जिसके कारण आपको इन पीरियड्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उन सर्वे के बजाबते से रिपोर्ट्स बनाई जाती थी और उन रिपोर्ट्स की स्टडी से हम लोग को इन पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और भी कई सारे सोर्सेज हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो उस समय के कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए गए या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स जो कभी कुछ खुदाई में मिले। तो ये सब चीज़ों से भी हम लोगों को 250 सालों की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इस पीरियड में थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ, जैसे कि न्यूज़पेपर्स प्रिंट किए जाने लगे, मैगजीन्स छपता था, लेटर्स लोग लिखा करते थे। तो जब इन चीज़ों को भी आप पढ़ते हैं तो आप हिस्ट्री को जान पाते हैं। साथ साथ चूंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, किताबें भी छापी जाती थी, तो आपको किताबों से भी बहुत कुछ जानकारियाँ मिल जाती है। आपको और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है? तो इतिहास के आधार पर जो कुछ फिल्म्स बनती हैं या कुछ जो फोटोग्राफ्स जो हिस्ट्री के लिए गए थे, उन चीज़ों के बारे में भी आप जान सकते हैं अगर आप उसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो। साथ साथ पिलग्रिम्स के अकाउंट्स, कोई पिलग्रिम आए इंडिया घूमने के लिए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ किसी किताब में लिखा, तो उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी आप इंडिया के बारे में जान सकते हैं, उस पीरियड के बारे में जान सकते हैं। और ऑटोबायोग्राफीज भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू हम लोग इस पीरियड की हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो ये तो था रिकॉर्ड्स और उसके माध्यम से हिस्ट्री को जानने का तरीका। लेकिन ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आफ्टर ऑल हमें क्या नहीं बताती हैं? देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की जब हम लोग बात करें तो किसके रिकॉर्ड्स, कौन से रिकॉर्ड्स बात कर रहे हैं? वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, सर्वेज जो ब्रिटिश सरकार करवाती थी। तो इन रिकॉर्ड्स में वही चीजें लिखी जाती थी जो आपको
ब्रिटिश ऑफिसर्स को पसंद हुआ करती थी। उन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं होता था जो भारतीय जन समुदाय के लिए उचित होती थी या जो उनकी ज़रूरत होती थी। ब्रिटिश सरकार वही लिखती थी रिकॉर्ड में जो वो उनके लिए पसंद होता था, जो उनको पसंद होता था, जो वो उचित समझती थी। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं पता चलता है? बहुत इजी है बताना कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें देशवासी कैसा महसूस करते हैं, जो लोग यहाँ रहा करते थे, जो लोग यहाँ के हालातों से गुजरा करते थे, वो क्या महसूस करते थे, इन चीज़ों का इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कोई जिक्र नहीं हुआ करता था। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ कुछ फिगर्स देखें जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। जो सबसे पहला फिगर है यहाँ वो है आपको जेम्स रेनेल द्वारा बनाया गया एक मैप ऑफ हिंदुस्तान का फ्रंट पीस है। आप देखेंगे इस फिगर में कि यहाँ एक लेडी है जिनके हाथ में आप एक भाला जैसा हथियार देख रहे हैं। ये दरअसल लेडी जो है वो लेडी ब्रिटानिया है, जो ब्रिटेन की सिंबल ऑफ पावर है। और उनके सामने कुछ ब्राह्मण खड़े हैं जो उनको झुक के अपने कुछ ब्राह्मण टेक्स्ट उनको समर्पित कर रहे हैं और उनसे विनती कर रहे हैं कि ओ लेडी ब्रिटानिया, अब आप ही हमारे टेक्स्ट या हमारे कल्चर की सेवर हैं, हमारे कल्चर की हिफाजत करें। उनसे ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगली फिगर जो है वो आपको लिप्टन टी के ऐड की है। देखिए एडवर्टीजमेंट आपको लोगों के माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आप जैसे कोई भी ऐड देखते हैं तो उस चीज़ के बारे में जान पाते हैं, उसका प्रोडक्ट के बारे में जान पाते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था कि एडवर्टीजमेंट्स को इन्फ्लुएंसिव बनाने के लिए आपको कुछ जो रिमार्केबल पर्सनैलिटीज थी उनका आपको हेल्प लिया जाता था। तो जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर में आपको एक घोड़े पे सवार एक इंसान है और पीछे आपको बैकग्राउंड में इंडिया का ही फिगर, इंडिया के किसी किले का फिगर दिखाया जा रहा है। ये जो घोड़े पर सवार इंसान है ये दरअसल प्रिंस आर्थर हैं, जो लेडी विक्टोरिया के थर्ड प्रिंस थे, मीन्स उनके तीसरे उत्तराधिकारी, उनके तीसरे पुत्र थे प्रिंस आर्थर। वो यहाँ इस घोड़े पे सवार हैं। अब इस एडवर्टीजमेंट से क्या होगा? अब जैसे ही लोग देखेंगे कि प्रिंस आर्थर लिप्टन टी का ऐड कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि ये जो लिप्टन टी है ये राजाओं महाराजाओं वाला चाय है और लोग इस चाय को पीना पसंद करेंगे। और फिर एक टेस्ट डेवलप होता चला जाएगा और लिप्टन टी के जो कस्टमर्स हैं वो आपको बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट के माध्यम से एक लोगों में टेस्ट को डेवलप किया जाता था, कस्टमर बेस बढ़ाया जाता था। जैसा बिल्कुल आज के समय में भी होता होगा। आप देखते हैं कई सारे टीवी एक्टर्स या स्पोर्ट्स पर्सन टीवी पर आकर एड्स करते हैं तो उन एड्स के माध्यम से लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक उसी तरह से एड्स के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता था। अगली जो फिगर है वो है आपको रॉबर्ट क्लाइव की। इनके बारे में आप अभी हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ेंगे या आपको काफ़ी चतुर चालाक ब्रिटिश एम्प्लॉय थे जो आपको इंडिया में गवर्नर जनरल भी बने आगे। तो इनके बारे में आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। जो नीचे आपको तस्वीर दिख रही है एक पुरानी सी इमारत, बहुत बड़ी सी जो इमारत दिख रही है, ये आपको है नेशनल आर्काइव्स, जो कि आपको ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को संरक्षित रखने के लिए। ओके, और आपको मैं बता दूं कि ये जो नेशनल आर्काइव्स था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ऑफिस था उससे बिल्कुल कुछ मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मतलब कुछ ही कदमों की दूरी पे हुआ करता था। क्यों? क्योंकि कोई भी जो रिकॉर्ड होता था, कोई भी जो मीटिंग या डिसीजंस वगैरह जो भी लिखे जाते थे, इनको फटाफट इन आर्काइव्स में स्टोर किया जा सके, इसलिए ये आपको बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा करीब बनाई गई थी ब्रिटिश ऑफिस के। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार रिटन रिकॉर्ड्स को संरक्षित रखने के लिए कितना ज़्यादा जोर दिया करती थी। अगली जो लास्ट फिगर आपको दिख रही है बॉटम साइड में, वो आपको कलकत्ता के एक सर्वे की फिगर है, जहां आपको ब्रिटिश ऑफिसर्स जो कि आपको काले काले कोट्स में दिखाई पड़ रहे हैं, वो आपको लोगों से मिलजुल कर वहां के लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे फिगर्स थे। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियड में हालात कैसे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे यहाँ हम लोग। तो 1453 में, ध्यान दीजिएगा ईयर को, 1453 में तुर्क लोगों ने
जो रास्ता था जो कि यूरोप को ईस्ट से जोड़ता था, यूरोप को एशियन कॉन्टिनेंट से जो रास्ता जोड़ा करता था, उस रास्ते पर अपना कब्जा कर लिया। अब इस रास्ते पे कब्जा होने के कारण हुआ क्या कि यूरोप को ईस्ट तक आने में, मतलब एशियन कंट्रीज तक आने में परेशानी का सामना करना पड़ा, और अब उन्हें चाहिए था कि कोई एक नया रास्ता मिले जहां से वो ईस्ट की तरफ पहुंच सके। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये ईस्ट तक पहुंचना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, ईस्टर्न कंट्रीज जो बेसिकली एशियन कंट्रीज है या अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स काफी सस्ते दाम पे यूरोपियन कंट्रीज को मिल जाते थे, और वो यहाँ से सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल्स खरीद के अपने कंट्री में उसको काफी महंगे दामों में बेच के बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया करते थे। तो ब्रिटिश सरकार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो आपको इंडिया या अदर एशियन कंट्रीज तक पहुंचे। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इसके लिए इन्होंने अपने जो सेलर्स थे उनको कहा कि आप कोई नया समुद्री रास्ता ढूंढिए जिसके माध्यम से हम लोग एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ नए ट्रेड रूट्स का खोज किया गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेड रूट्स का खोज हुआ, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज में एक एक करके पहुंचने लगी। उन्होंने एक एक कंट्री को धीरे धीरे करके अपना गुलाम बनाया। जैसे इंडिया में भी हमारे यहाँ ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, पोर्तुगीज आए, डच आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफिशिएंट थे वो ब्रिटिश थे। तो आपको ब्रिटिश का साम्राज्य काफ़ी दिनों तक, 150 सालों से भी ज़्यादा तक आपको इंडिया में रहा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि इंग्लैंड में शुरू हुआ था लगभग मिड 18th सेंचुरी में, ये आपको यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट्स हुए। कॉटन गिन, पावर लूम्स, स्टीम इंजन्स, इन सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ, और इनसे आपको फिर धीरे धीरे रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ने लग गई, और फिर इसलिए उनके लिए इंडिया पहुँचना बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब वॉयजेस और डिस्कवरी ऑफ एरियाज मीन्स ये जो समुद्री यात्राएं थी, और साथ साथ सस्ते दाम पे मिलने वाले रॉ मटेरियल्स की खोज के कारण एक सारी यूरोपियन कंट्रीज में अपने आप में ही एक जंग शुरू हो गई कि कौन सा कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर जाकर कितने बेहतर तरीके से राज कर सकता है। ये सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी दूसरे कंट्रीज को कब्जा करने के चक्कर में आपस में ही लड़ने लग गई थी। तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल वर्ल्ड में हो रही थी। अब देखते हैं हम लोग उस समय इंडिया में क्या हालात थे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब 1707 में मरा था, और औरंगजेब के मरने के बाद आपको इंडिया में मिडाइवल पीरियड का अंत माना जाता है, और यहीं से मॉडर्न पीरियड का शुरुआत भी माना जाता है। और औरंगजेब के सक्सेसर्स जितने भी थे, औरंगजेब के उत्तराधिकारी जितने भी थे, ये आपको कमजोर थे। ये इतनी बड़े साम्राज्य, इतने बड़े सल्तनत को संभाल पाने में असक्षम थे। तो इस औरंगजेब के मरने के बाद आपको काफी सारे बदलाव देखने को मिले। कौन कौन से बदलाव हैं ये? तो जो सबसे पहला बदलाव है वो ये है कि औरंगजेब के मरने के साथ साथ अवध, बंगाल और हैदराबाद, इन तीनों राज्य ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ये कहने लगे कि भैया हमने बहुत दिन तक आपकी गुलामी कर ली, अब हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप खुद को ही संभालने की स्थिति में नहीं हो, इसलिए हम अपने आप को आपसे आजाद घोषित करते हैं। दूसरा बदलाव ये हुआ कि जो सवाई राजा जयसिंह थे, इन्होंने जयपुर शहर का निर्माण किया। ये आपको मारवाड़ के राजा थे, और इन्होंने जयपुर शहर का बाद में निर्माण किया। सिखों ने महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने आपको मैसूर को संगठित किया, मैसूर राज्य का निर्माण किया, उसको मजबूत किया। मराठास ने भी पेशवाओं के नेतृत्व में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया डेक्कन रीजन में, साउदर्न पोर्शन में। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के साथ जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जो कि आपको 1761 में लड़ा गया था, इस युद्ध में मराठास हार गए और इनकी जो शक्ति थी वो पूरी छिन्न हो गई, और इसी के साथ मराठास को बहुत बड़ा झटका लगा था। साथ साथ 1757 में हुए बैटल ऑफ प्लेसी और 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों युद्ध आपको
ब्रिटिशर्स को इंडिया में एक प्रोमिनेंट पावर, एक डोमिनेटिंग पावर बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद किए और इसी के साथ आपको इंडिया में ब्रिटिश ने अपना पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप बहुत सी नई चीज़ों को सीख चुके होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी वीडियो की अपडेट्स मिस ना हो। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।